तो मुझे लगता है कि सक्सेस बिहाइंड ऑफ बोलते हैं, हमें से एक औरत होती है, लेकिन मेरी लाइफ का जो सक्सेस बिहाइंड ऑफ पर्सन है वो संदीप जी हैं, बड़े भाई हैं, और वो मेरे लिए एज ए गुरु भी हैं। मनदीप जी के जो बड़े भाई हैं संदीप कुमार प्रसाद, वो 6,000 रुपए लेके दिल्ली के अंदर 2006 के अंदर आए थे। 6,000 रुपए से 200 करोड़ की कंपनी को बनाना अपने माला में। आज अप्रोक्स 1500 बच्चे रांची में, पिछले 2017 से आज तक वहाँ पे ऑफिस है और 1500 बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं और दे आर डूइंग वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज। चिंता ना करके अगर उस पे हम सॉल्यूशंस पे काम करें, चिंतन करें, राइट सर, तो काम होता है। तो ये गुरु जी के स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं, अध्यात्म की, वो हमें चिंतन करने देता है। अगले दिन सुबह उठा और मैंने बैंक में रिजाइन डाल दिया। मेरे सारे कुलिक्स परेशान, मेरे ब्रांच मैनेजर बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों रिजाइन कर रहे हो, इतनी बड़ी जॉब है, सीनियर मैनेजर हो। मैं बोला सर मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे ब्रदर बुला रहे हैं। 2013 में जो ड्रॉबैक आया था, उस समय बहुत लोगों ने हमें ब्लेम किया कि मनदीप गलत डिसीजन था, तुम तो एटलीस्ट सही थे, कहाँ बिजनेस में आ गए। लेकिन उस समय भी संदीप जी का पूरा सपोर्ट था कि मत चिंता कर, ये निम्बस होम अप्लायंसेस है ना, ये हमारा घर चला लेगा टेम्पररी। पैसे की बात रही तो पैसे तो अपने आप बन जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आपका विजन होना चाहिए कि हम मैक्सिमाइज अपने आप को करते जाएं, मैक्सिमम लोगों को रोजगार दें, सबको टाइमली सैलरी मिले, सबको टाइम से जो भी हमारा कंपनी का जो भी बेनिफिट्स होता है, पर कंप्लेन सब वो तो एम्प्लॉई जुड़ता है। एक स्पिरिचुअलिटी होना, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप क्या होता है, काम होते हो, डिसीजंस टाइम पे ले पाते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका द योगेश एंड प्रणव शो पे। चलिए आपको आज हम मिलवाते हैं मनदीप कुमार प्रसाद जी से, जिन्होंने झारखंड के एक छोटे से गांव से 6,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया अपने भाई संदीप जी के साथ में, और आज की डेट में ये जो कंपनी है वो 200 करोड़ की कंपनी है। और ये जो स्टोरी है ये बहुत सारे ऐसे लोगों को इंस्पायर करेगी जो कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि दो भाई अगर साथ में मिल जाएं तो एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। तो स्वागत है सर आपका इस हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद योगेश जी, धन्यवाद प्रणव जी। सर मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले आपकी इस जर्नी से, जो मेरे को पता है कि आपने 2011 में आई थिंक अपनी एक सीनियर मोस्ट पोजीशन जो बैंक की गवर्नमेंट बैंक से अपने अपनी पोजीशन को छोड़ा था अपने बड़े भाई के कहने पे, और आज आप नाना करते हो, मेरे को लगता है 150-200 करोड़ के टर्नओवर की कंपनी और ग्रुप बन चुके हो। तो क्या था आपको कि एक बहुत डिसेंट सी पोजीशन करते हुए एक स्टार्टअप पे अंदर लेके आ पाई आपको? जी योगेश जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने अपना ग्रेजुएशन 2005 में कंप्लीट किया था, इकोनॉमिक्स से था मैं ग्रेजुएट, और बैंकिंग का पैशन था कि बैंक में जाना है। उस समय बैंक का बहुत क्रेज भी हुआ करता था, और मैं एक छोटे से झारखंड स्टेट के छोटे से डिस्ट्रिक्ट गुमला का रहने वाला हूँ, जहाँ पे बचपन से देखता था कि एक बैंक मैनेजर को भगवान का दर्जा मिलता था, क्योंकि फाइनेंस मैनेज करना, तो हमारे फादर्स वगैरह भी बिजनेस करते थे, तो बैंक के मैनेजर को बड़ा बाबू, मैनेजर साहब, बहुत इज्जत मिलती थी। तो मैंने बैंक की जॉब जब प्राप्त की और मैंने स्टार्टिंग 2005 से 2011 तक बैंक में जॉब किया, अच्छा समय निकाला मैंने, और मैं 2 प्रमोशन लेके सीनियर मैनेजर हो गया था। और मुझे उस समय संदीप जी, मेरे बड़े ब्रदर है संदीप कुमार प्रसाद, वो निम्बस एडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, उससे पहले निम्बस आईटी सॉल्यूशंस एक फर्म चलाते थे। ठीक है। तो 2011 में मुझे संदीप जी से अपॉर्चुनिटी मिला कि मनदीप आ जाओ, मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा, बैकग्राउंड बनिया है, हम गुप्ता हैं, तो हमें मेरे को क्या लगा कि नौकरी में एक, हमेशा मैं देखता हूँ कि हम दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और बिजनेस में अंदर से तो था ही कहीं ना कहीं, ब्लड में, बनियाओं के ब्लड में बिजनेस होता है। तो संदीप जी का जब वो अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं रात में बहुत सोचा, पूरी रात नींद नहीं आई मुझे कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या करूं। अगले दिन सुबह उठा और मैंने बैंक में रिजाइन डाल दिया। मेरे सारे कुलिक्स परेशान, मेरे ब्रांच मैनेजर बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों रिजाइन कर रहे हो, इतनी बड़ी जॉब है, सीनियर मैनेजर हो। मैं बोला सर मैं बिजनेस करने जा रहा हूँ, मेरे ब्रदर बुला रहे हैं। फिर मुझे लोग वही कहानी, वो हंसे क्या हुआ भाई ट्रस्ट, दुनिया में भाई भाई किसी का नहीं हुआ है, और क्या है बिजनेस। मैं बोला सर स्टार्टअप है, अभी छोटी सी स्टार्टअप है, लेकिन मुझे आईटी का है और बैकग्राउंड अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कुछ बड़ा कर सकता हूँ। मेरा अपना कॉन्फिडेंस था, मैं बैंक में भी एक वर्कोहलिक नेचर है मेरा, तो मेहनत बहुत करता था। मुझे लगता है उस तरह से रिवार्ड बैंक में नहीं मिलता है, नेशनलाइज बैंक में। मुझे लगा बिजनेस करना चाहिए, लाइफ में एक रिस्क तो लेके आगे बढ़ना है। तो मैंने सर वो रिस्क लिया, ज्वाइन किया मैं निम्बस आईटी सॉल्यूशंस, दैट वाज अ फर्म। और वहाँ पे संदीप जी ने मुझे बुलाया था कि एज अ ब्रदर पार्टनर होके आओ, और वो स्टार्टअप को करते हुए आज 2025 में हम आईटी, बीपीओ और रियल एस्टेट 3 विंग में काम कर रहे हैं। अप्रोक्स 2000 एम्प्लॉय पैन इंडिया हमारे हैं, पैन इंडिया ऑफिसेस हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं जर्नी यही बताना चाहूँगा कि क्या होता है कि संदीप जी एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर रहे हैं,
और उन्होंने 2011 में जब मैं गया तब 10-12 लोग का जो स्टार्टअप था, लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ उन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए लाइक बल्क एसएमएस, कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, सीपैस बोलते हैं हम उसको, कम्युनिकेशंस प्रोवाइड करना। और उसमें कम्युनिकेशंस की बहुत डिमांड आ रही थी डीओटी और टीआरआई का, कि आप कम्युनिकेशन लाइक स्कूल्स में कम्युनिकेशन की जरूरत थी, बैंकों की कम्युनिकेशन की जरूरत थी कि अलर्ट्स आ रहे थे मैसेजेस के। तो उस समय हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बल्क एसएमएस का सॉफ्टवेयर, बल्क ईमेल का सॉफ्टवेयर, और वो जस्ट एक प्रोडक्ट के जैसा बना के हमने स्कूल्स में, बैंक्स में, हॉस्पिटल्स में, सीआरएम में इंटीग्रेशन करना। तो वो मेरा प्योर मार्केटिंग और मैं पूरा सेल्स देखता था कंपनी का। संदीप जी टेक्निकल पार्ट संभालते थे। और वो जर्नी चलते चलते हम 2011 से लक्ष्मी नगर से एक छोटे से ऑफिस से शुरुआत थी। 2017 में हमने नोएडा में अपना 500 गज का एक प्लॉट कमर्शियल सेक्टर 63 में लिया और 5 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया। और आज आप सबको मतलब बताना चाहूंगा 2000 प्लस एम्प्लॉय हैं और 200 करोड़ प्लस हमारी टर्नओवर है। यही जर्नी रही सर। संदीप जी का एक्सपीरियंस जो है वो अपना डेवलपमेंट में रहा, आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा बैंकिंग में रहा, आज आप रियल एस्टेट में भी काम करते हैं। रियल एस्टेट कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर देखिए, रियल एस्टेट में हमारे जो गुरु हैं वो आपको पता है, आप खुद है मिस्टर योगेश जी, क्योंकि हम आईटी और बीपीओ में अच्छा काम कर रहे थे। 2011 में जब मैं आया तो आईटी से ही शुरुआत किया मैंने संदीप जी के साथ। 2005 की जर्नी मतलब 6 साल निकल गया था। 2016-17 में बीपीओ स्टार्ट किया और उसके बाद आप से हम लोग मिले। और 2019 आई थिंक आपने 2019 में 19 स्टार्ट में किया राइट था स्टार्ट करने के लिए बैंगलोर से, वो बैंगलोर भी से फार्म स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। है। तो वो जर्नी का शुरुआत था सर। और मैं भी वो एक ऐसी चिंगारी थी जो आज आग बन गई है। आज पैन इंडिया 17 प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं और एज अच्छे डेवलपर के रूप में काम कर रहे हैं। एक नई कंपनी बनाई है रियल एस्टेट में, स्टेट बुल रियल्टर्स, जो एक अच्छा ब्रांड बन के यमुना में 3-4 प्रोजेक्ट कर लिए, राजस्थान में हम 4 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 2 रिजॉर्ट बना रहे हैं सर, जिम कॉर्बेट में एक 3.5 एकड़ की रिजॉर्ट है, एक लैंसडाउन में रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो वो चिंगारी आज योगेश जी आग बन की चुकी है। मतलब वो गाइडेंस था और बहुत अच्छा हम कर रहे हैं। सर जब आपने ये डिसाइड किया, मैं फिर से बैक पहले क्वेश्चन पे जाऊंगा कि मुझे बैंक पीओ की जॉब छोड़नी है, राइट? एक जी। सीनियर पोस्ट पे थे आप। घर वालों का क्या रिएक्शन था? क्योंकि अपने यहाँ पे तो बिहार झारखंड में तो भाई अगर किसी की सरकारी नौकरी है और घर वालों के बोल दे कि मैं तो सरकारी नौकरी छोड़ रहा हूँ, है ना, तो घर वालों का सर रिएक्शन बड़ा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरे मदर फादर बिल्कुल रिजिड कि नहीं मनदीप, आप गलत डिसीजन ले रहे हो। आपके भाई हैं, ठीक है, डेवलपर है, कॉन्फिडेंस है, बिजनेस अपने जगह है, लेकिन जी। ये आपके सिक्योर जॉब है। क्योंकि सरकारी नौकरी लोग सोचते हैं पेंशन मिलेगा। मेरे घर वाले, मेरी मैरिज भी 2009 में हो गई थी, तो मेरे साथ एक फिर तो परिवार और और जुड़ा हुआ था। मेरी वाइफ, मेरे ससुराल वाले, कोई भी मुझे फेवर में नहीं थे कि नहीं जाना है। इवन मेरे कुलिक्स, मेरे दोस्त जो मेरे साथ अप्रोक्स, मेरे अच्छा नेटवर्क था, मैं कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप पे यकीन करता हूँ, जी जी तो मेरे किसी दोस्तों ने नहीं माना। इवन मेरी पोस्टिंग सिरसा हरियाणा के एक डिस्ट्रिक्ट में थी। जी वहाँ पे मेरे अच्छे क्लाइंट्स थे जहाँ पे मैं वर्कहॉलिक था, तो सबके लिए डेडिकेटेड काम करता था। हाँ तो जितने भी मेरे अच्छे क्लाइंट थे वो मुझे सजेस्ट कर रहे थे कहाँ जा रहे हैं सर, बिजनेस में, हम बिजनेस करते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, मत जाइए। नहीं सर, देखिए लाइफ में एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है। मेरा कैलकुलेशन क्या था सर, मैंने दिमाग में क्या सोचा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने सोचा कि मुझे नेशनलाइज बैंक में नहीं रहना। उन दिनों मैं कुछ अपने सीनियर्स की जर्नी देखता था कि वो नेशनलाइज बैंक से परेशान थे कि ग्रोथ नहीं है, और वो स्विच करके प्राइवेट बैंक जा रहे थे। तो मैंने कैलकुलेटिव रिस्क क्या लिया सर, कि मैं सोचा कि, और रियल में ये मेरी लाइफ का मतलब रियल, वो पूरी रात मैंने यही सोचा कि मेरे को ऐसे भी 1 साल 2 साल के बाद नेशनलाइज बैंक छोड़ देना है, तो मैं करूंगा प्राइवेट बैंक ज्वाइन। और मेरे को 100% पता था कि अगर मैं ये स्टार्टअप ज्वाइन करता हूँ, 1% में फेल हो गया, तो मेरे पे प्लान भी रेडी था कि मुझे किसी भी प्राइवेट बैंक में, मेरी 6 साल की एक्सपीरियंस है, मुझे एजीएम में और अच्छा पोस्ट, इवन मिल जाएगा। एबीपी वीपी का पोस्ट मिलेगा, हाँ। और यहाँ से 4 से 5 गुना हाइक भी मिलेगा। तो वो कैलकुलेटिव रिस्क मैंने प्लान ए पे लिया, और आज ये बहुत बड़ा रिस्क वो था और ये बहुत करेज चाहिए इस नहीं, तरीके मैं से। जर्नी को, निम्बस की जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो जो बिहाइंड द सीन है, जिस तरीके से मनीप जी के जो बड़े भाई हैं संदीप कुमार प्रसाद, वो 6,000 रुपये लेके, वो 6,000 रुपये लेके दिल्ली के अंदर 2006 के अंदर आए थे। वो It's true. 6,000 रुपये से 200 करोड़ की कंपनी को बनाना अपने अपने मादा रखता है। इट्स ट्रू, वो 6,000 रुपये भी मैं रांची में
वो जब भी वो वो भी मनदीप 2005 जी जब ने दी मैंने हाँ। दिया था एक्चुअली मैं पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ाया करता था क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड था एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था। फादर के लैंड्स थे एग्रीकल्चर। तो हाँ, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है ना वो ईयरली एक बार होती है। जब आपका धान होता है तो साल में एक बार बिकेगा। गेहूं हुआ तो एक बार बिकेगा। तो पैसे आते हैं साल में एक बार, वो खर्च हो जाते हैं। तो फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हम नहीं थे, तो मैं ट्यूशंस करता था। और संदीप जी ने मन बनाया कि मैं दिल्ली जाऊंगा, वहां मेरा कैरियर बिल्ड होगा। कि सॉफ्टवेयर डिमांड कि दिल्ली में ज्यादा था, रांची हमारा कैपिटल है हाँ, और वहां पे इतना डिमांड नहीं था। तो अब उनको मैंने मतलब फर्स्ट मंथ का जो मिनिमम एक्सपेंस 6,000 वो दे के भेजा था। जी, और उसके दिल्ली आने के बाद संदीप जी ने भी एज अपना इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए, मतलब मेंटेन करने के लिए उन्होंने भी ट्यूशन से स्टार्ट किया। और करीब 3-4 महीना ट्यूशंस करने के बाद उनको एक जॉब मिली। वो हाँ, कंपनी थी बिजनेस वर्ल्ड प्रमोशन साहिबाबाद। वो 6,000 की जॉब थी क्योंकि उनकी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई थी। उन्होंने डोएक से AOA BC लेवल किया था। जी, तो उस समय O लेवल सिर्फ कंप्लीट था, दैट इज अ जी, डिप्लोमा, हाँ, नॉट डिग्री। तो जो बिजनेस वर्ल्ड प्रमोशन था उनका डिमांड था कि सर मिनिमम हम हमारी डिग्री क्राइटेरिया की चाहिए। डिग्री चाहिए, हमें ग्रेजुएशन O के बाद A लेवल चाहिए। अब था नहीं, पैसे की नीड थी। इन्होंने बोला आप मुझे 3 दिन काम करा लो, मुझसे डेवलपमेंट करा लो, अगर काम अच्छा लगा तो आप मुझे रख लेना। वाह! तो जर्नी ये रहा कि 3 दिन में उन्होंने अच्छा किया, कंपनी ने उनको 6,000 ऑफर किया। और 1 साल के अंदर तक वहीं पे 2006 की बात है 35,000 की सैलरी में पहुंचे। दैट इज 35,000 इज अ गुड अमाउंट। दिस टाइम अगर हम बिल्कुल, कैलकुलेट करें बिल्कुल। तो 1 लाख के आसपास बनता है। हाँ, तो मैं संदीप जी की जर्नी देखता हूँ, मेहनत वाला जर्नी रहा। मैं कई बार उस समय 2006 में मैं पंचकूला में मेरी पोस्टिंग थी। ठीक है, मेरी जर्नी बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो मेरा लास्ट बैंक था। फर्स्ट बैंक मेरा फेडरल बैंक था। तो मैं वीकेंड में आता था। तो हम एक छोटा सा रूम, उसमें मदर फादर भैया रहते थे, कोई बेड नहीं नीचे सोना। तो मैं आता था बैंक से, तो मेरे सैटरडे संडे छुट्टी, मैं सोचा चलो एंजॉय करने जा रहे हैं, ऐसे ही घूमेंगे। तो वो आते थे रात 11 बजे अपने ऑफिस से। फिर मैं रात सो रहा हूँ, 3 बजे उठ के देख रहा हूँ फिर लैपटॉप में काम कर रहे हैं। मैं बोला क्या कर रहे हो? अरे कुछ क्लाइंट का डिलीवरी देनी है। तो वो जर्नी देखी है कि 2 रात हो तो दोनों रात जगा हुआ था। मम्मी बोलती कि ये पूरा रात जगता है और दिन में भी काम करता है। मतलब 2-3 घंटा वैसे ही बैठे बैठे सो गया। तो वो 20-22 घंटे की मेहनत देखी है। ये रहा है। सर आपने जो सक्सेस है मतलब ऑब्वियसली इतने सारे सिटीज़ में जैसे आप कह रहे हो आपके प्रोजेक्ट्स जयपुर, बैंगलोर में भी, इवन दिल्ली एनसीआर में भी प्रोजेक्ट्स हैं और आपका ऑफिस भी निम्बस एडकॉम का यहाँ पे। अभी रिसेंटली एक डिस्कशन चल रहा था, मैंने सुना था अपने झारखंड में बीपीओ का जो एक विंग है, जी। वो आइडिया कहाँ से आया कि झारखंड में बीपीओ का विंग अपने शहर में अपने शहर में। उन्हें एस्टेब्लिश करें? या राइट सर। हाँ सर, बीपीओ जो है संदीप जी का बीपीओ आउटसोर्सिंग है। और जब बीपीओ का अपॉर्चुनिटी हमें एक स्कीम थी सर सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत रोजगार योजना। जी, ओके। तो उसमें क्या था, 5 स्टेट का ऑफर आया था, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, MP एंड वन मोर स्टेट, आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। जी, तो उसमें संदीप जी को ऑप्शन था कि आप किसी भी 5 स्टेट में बीपीओ का काम स्टार्ट कीजिए, सब्सिडाइज था। संदीप जी का दिमाग में था कि जहां मुझे जॉब नहीं मिला रांची में, मुझे दिल्ली आना पड़ा क्योंकि हमारे झारखंड रांची में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है। अब क्या होता है कि बीपीओ के लिए हमें जब मौका मिला तो संदीप जी ने झारखंड चुना क्योंकि वो हाँ, हमारा अपना स्टेट था। हमारा संदीप जी का विजन था कि मैं अपने स्टेट में लोगों को रोजगार दूं, जी, लोगों को दिल्ली ना जाना पड़े। हाँ, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो फैमिली के साथ रहते हैं, मदर फादर सीनियर है, बुजुर्ग हैं, उनको अपने परिवार को भी टाइम देना है। तो रांची में जॉब क्रिएट करना, उसके लिए बीपीओ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था। आज अप्रोक्स 1500 बच्चे रांची में, और रांची के सबसे सेंट्रल लोकेशन है सर लालपुर चौक, मॉल डिकोर। अब पिछले 2017 से आज तक वहां पे ऑफिस है और 1500 बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं। और दे आर डूइंग वर्क फॉर मल्टीपल कंपनीज, लाइक हमारे क्लाइंटेल हैं, हाँ, Cars24 हो गया, भारत पे हो गया, लाइम रोड हो गया। ठीक है, QCI के लिए काम करते हैं, भारत BGP के लिए भी कुछ कॉल सेंटर सब मैनेज करते हैं। हाँ, तो रांची हमारा अपना स्टेट था, वहाँ के बच्चों को जॉब मिला। तो संदीप जी का था कि भाई मैं अपने लोगों को बाहर ना निकले, तो 1500 लोग को जॉब देना एक अपने आप में प्राउड फीलिंग्स है। सर मैं एक छोटी-सी बॉन्डिंग की बातचीत करना चाहूँगा आप लोगों की। आज भी इस पॉडकास्ट के ऊपर संदीप जी शायद हमारे व्यूअर्स को भी नहीं पता, आपके मुँह से सुना, आपके बड़े भाई हैं। और जितनी भी अभी हम बातचीत कर रहे हैं, संदीप जी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ये इतना जो भाई वाली जो चीज़ें हैं, आज की डेट में नहीं बची। आज बड़ा सर भाई, छोटा भाई ये सब नहीं बचा। बट जी, मैं आपकी जर्नी शुरू से देखता आ रहा हूँ। जी,
जिस तरीके का आप रिगार्ड अपने बड़े भाई को देते हो, यहाँ बैठ के भी आज आप ज्यादातर बातें अपने बड़े भाई हाँ के लिए जी कर रहे जी जी हो, वो क्या एक मैसेज होगा लोगों के लिए कि इतनी स्ट्रेंथफुल आपकी जो जर्नी है। आज भी मैं देखता हूँ उनके डिसीजन के ऊपर आप बिल्कुल अड़िग है कि वो संदीप जी डिसीजन ले रहे हैं तो राइट बिल्कुल ठीक ले रहे होंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। राइट सर। एक बोलने मतलब अगर मैं आज जो भी हूँ, मुझे लगता है अगर मैं, मेरी वाइफ भी बोलती है आपने जॉब छोड़ा, मैं आज बिजनेस में हूँ और सक्सेस हुआ, तो मुझे लगता है कि मैं सक्सेस बिहाइंड ऑफ बोलते हैं हमेशा एक औरत होती है, लेकिन मेरे लाइफ का जो सक्सेस बिहाइंड ऑफ पर्सन है वो संदीप जी हैं, बड़े भाई हैं, और वो मेरे लिए एज ए गुरु भी हैं। उन्होंने मुझे स्टार्टिंग से, जब डे वन से मैं आया था एज ए मेंटर, मुझे पूरा सपोर्ट किया। कई बार मैं डिमोटिवेट हो जाता था कि होगा नहीं होगा, वो बोलते थे जरूर होगा। और आज मुझे लगता है कि जो मैं कर पाया हूँ वो 100% उनके वजह से है। और वो भाई कम दोस्त ज्यादा है। मैं जनरली देखता हूँ बड़ा भाई है तो ऑर्डर जनरेट करना, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे बराबर का दर्जा दिया है। कुछ भी चीजों में मैं फर्स्ट डे आया, पहले कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर होते थे, संदीप जी और निधि रानी, उनकी वाइफ। उन्होंने उनकी वाइफ को वहां से रिप्लेस करके मुझे 50% शेयर्स दिया। वो उनके लिए बहुत टफ डिसीजन था कि कोई अपनी वाइफ को रिप्लेस हाँ करके बिल्कुल अपने भाई को सर, 50% और शेयर एक ना देना। वो स्ट्रेंथ दिखाता है आपकी फैमिली की, मेरे को लगता है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि ना तो भाभी ने कोई उसके अंदर इशू रहा और चीजें रहा, और मैं सिर्फ आपकी ये नहीं बोलूंगा बड़े भाई की वो रहेगी, आपकी अपनी फैमिली का डिसीजन सर, पूरा एक फिक्स जॉब गवर्नमेंट जॉब राइट होते हुए छोड़ के भेजना कि आप ये कैलकुलेटिव रिस्क ले लो, वो आपकी वाइफ के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट और टफ उतना था, ही डिसीजन है, क्योंकि पूरी 100% फैमिली के लिए डिसीजन टफ था, मेरे लिए भी टफ था सर। मैं 6 महीने के बाद जब मुझे दिख रहा था कि चीजें धीरे धीरे आ रही है, सर जर्नी तब भी पड़ी। 2011 के बाद 13 में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आया था। हम टेलीकॉम से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन 100% टेलीकॉम। 2013 में डीओटी के गाइडलाइंस आई, जिसमें बिजनेस बिल्कुल जीरो लेवल पे चला गया था। और उस समय बहुत डिप्रेशन भी हो रहा था, वाइफ से भी प्रेशर आ रहा था, ससुराल की तरफ से भी कि आप गलत डिसीजन लिए। उस समय हमने एक नया बिजनेस भी टेम्पररी स्टार्ट किया था, निम्बस होम अप्लायंसेस, जिसमें हम आरओ बनाया करते थे। लेकिन देखिए, अगर 1 और 1 11, मेरे भाई ने यही बात बोला था कि देख तू आएगा तो मैं 1 से 2 नहीं होऊंगा, 1 से 11 होऊंगा। और वही आज भी हम कहते हैं, हम 1 और 1 11 हैं, क्योंकि एक बंदा व्यापार नहीं कर सकता है कभी भी। 2 लोग आ जाते हैं तो हमेशा सब चीज मैनेज हो जाता है। बिल्कुल। तो आज मैं बताना चाहूंगा कि 2013 में जो ड्रॉबैक आया था, उस समय बहुत लोगों ने हमें ब्लेम किया कि मनदीप गलत डिसीजन था, तुम तो एटलीस्ट सही थे, कहाँ बिजनेस में आ गए। लेकिन उस समय भी संदीप जी का पूरा सपोर्ट था कि मत चिंता कर, ये निम्बस होम अप्लायंसेस है ना, ये हमारा घर चला लेगा, टेम्पररी नीड पूरी हो जाएगी, फिर कुछ तो चेंज आएगा। और रियल में मैं बोला कैसे आएगा, सब कुछ खत्म। लेकिन उनका इतना विश्वास था कि नहीं मनदीप, टेलीकॉम में कुछ नया आएगा। 2 साल बाद ही और 1 से 1.5 साल बाद फिर से जो कुछ रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटे, और जो फ्रीडम मिला वो लगातार 6-7 साल तक चला। वो हमारा 2013 से 2017 तक का जो जर्नी था, सबसे अच्छा जर्नी था। उस समय कंपनी ने बहुत अच्छा बूम टर्नओवर अपना इंक्रीज किया, और उसके बाद हमने अच्छा पैसा भी कमाए, और नोएडा में अपना लैंड लेके अपना ऑफिस भी बनाया। एक रेंटेड ऑफिस लक्ष्मी नगर, और बहुत छोटा सा ऑफिस था सर, 10-15 हजार किराया। वहां से अपना 500 गज में अपना 5 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग बनाना, वो अपने लिए एक प्राउड फीलिंग था। और एक छोटा सा एडिशन करूंगा, जो मुझे आज ये बोलने का अगर ये मंच मतलब मिला हुआ है, बहुत आप लोग अच्छा कर रहे हैं जी। कि उस समय कुछ हमारे 1-2 कजन है जो हमारे बिजनेस में है, वो हमें बोला करते थे कि इतना दिन हो गया निम्बस बिजनेस करते हुए संदीप और मनदीप को, और यार ये क्या छोटा सा आलू गोदाम जैसा ऑफिस में ये काम करते हैं। वो बहुत हर्ट हुआ। मैं भी संदीप जी को बोलता था कि यार कब हमारा अच्छा ऑफिस होगा, बोलते थे वेट, पेशेंस, धैर्य बहुत बड़ी चीज है, सब चीज का टाइम आएगा। तो हमने अपने ऑफिस को सबसे पहले 2017 में लैंड लिया, बनाया, और उस समय हम 17 से लेके मैं बात करूंगा 21-22 तक हम रेंट के घर में रहते थे। हमने घर नहीं बनाया, पहले हमने ऑफिस बनाया। बहुत बढ़िया। संदीप जी का विजन था पहले ऑफिस बनाओ, वहां से हमें लोग जानेंगे, हम व्यापार से कमाएंगे, फिर घर बनाएंगे। और देखिए माता रानी का कृपा है सर, 2022 में हमने नोएडा 116 में 350 गज में बहुत बड़ी हमने कोठी बनाई है, 4-5 फ्लोर का। नहीं बिल्कुल, तो मैं उसमें विजिट कर चुका हूँ। आप उसको कोठी नहीं उसको बोलोगे,
दिखता है वो जब उस कोठी के अंदर जब आप आओगे तो पहले बेसमेंट के अंदर आपको जिम मिलेगा, फिर उस बेसमेंट में आपको वो गेमिंग की ड्रीम एमिनिटीज होम है। मिलेंगी, फिर राइट। आपको उसका थिएटर मिलेगा, फिर उसके फर्स्ट फ्लोर पे कुछ और है, फिर उसके सेकंड फ्लोर पे कुछ और है। जो एक तो ड्रीम हाउस हम विजुअलाइज कर सकते हैं, वो ड्रीम हाउस इससे एक चीज ये प्रूव होती है सर कि अगर सपनों में सही टाइम पे उड़ान भरी जाए तो वो एक अपना एक रूप कहीं ना राइट। कहीं ले हंड्रेड लेते हैं। परसेंट आप एक चीज मेंशन कर रहे थे और मुझे वो बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट लगा, बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज भी होगा। आपने बोला कि पहले संदीप जी और मैम मतलब पार्टनरशिप में थे पार्टनरशिप। जी। 50-50, फिर आपने बोला कि वो आपको एज ए बिजनेस में लेके आए। कई बार देखिए आजकल की जो जनरेशन है, जो मैक्सिमम लोग होते हैं, वो इन सब डिसीजंस में हमेशा फंस जाते हैं और बहुत मतलब फीमेल्स की तरफ से भी बहुत सारा ओपोजिशन आता है कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, या हम लोग आजकल आए दिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस देख रहे हैं। बट मैं अप्रिशिएट करूंगा संदीप जी को भी, आपको भी, राइट, कि आप लोगों ने एक एक सिंक दिखाया और भाभी जी को भी। और इसके अंदर क्योंकि भाई अगर उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट ही भाभियों का डिसीजन है। देखो भाइयों की स्ट्रेंथ फीमेल को तो 100% इसमें भाइयों की स्ट्रेंथ तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लड रिलेशनशिप की है, बट जो भाभी ने जो डिसीजंस लिए कि नहीं, मेरा देवर है, उसको वो हक है, वो अपनी जॉब छोड़ के आया है, फिर उनकी 100% ट्रू। वाइफ को सर की वाइफ को, मनदीप सर की वाइफ ने ये डिसीजन लिया कि नहीं, आपका बड़ा भाई बुला रहा है, आपको वो सपोर्ट करनी चाली चाली चाहिए। भाई जिस तरीके की फैमिली की जो स्ट्रेंथ है, शायद इसी के नहीं, इससे साथ प्रूव भी होता प्रूव है भी कि होता है। अगर आप एक फैमिली, क्योंकि जो दो लोगों का जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, अगर आपस में मिल जाए तो वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं लाइफ में, जो आपने शायद कल्पना ना सर करो। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं तो बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा, हमने अगर भाइयों के बिजनेस देखें, हमने अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों को बिजनेस को स्प्लिट होते हुए देखा है, दोनों भाई स्प्लिट हो गए, पीछे क्या स्टोरी है ये नहीं पता, मगर दो भाई मिलके इतना बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान करे ये स्ट्रेंथ ऐसी ही बनी रहे। थैंक यू। 6,000 से 200 करोड़ तक की कंपनी को करना और 2,000 तक पहुंचने में आप लोगों को समय नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपकी जर्नी का सूत्रधार रहा हूँ। मैंने निम्बस एडकॉम के अंदर भी वर्कआउट किया है, रियल एस्टेट का मैंने पहले ही बताया कि रियल एस्टेट तो चलो हमने स्टार्ट किया है, बट ये दिखाता है कि दो भाई मिलके एक और एक 11 होते हैं, दो नहीं होते, और जी, यही एक 100% ट्रस्ट है। ट्रू। जी और जो आपने जो बात बोली कि घर की लेडीजों ने भी एक अच्छा डिसीजन, मतलब हमें अगर हम दोनों बड़ा कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं फैमिली भी सपोर्ट करती है। सपोर्ट भी करती है। फैमिली का सपोर्ट, जैसे अगर भाभी ने मना कर दिया होता तो मुझे लगता है कि फिर मेरी वाइफ मुझे कहती कि नहीं आप तो कुछ भी नहीं हो कंपनी में, फिर क्यों। तो कहीं ना कहीं मेरी वाइफ ने भी ट्रस्ट किया कि जाओ भाई बुला रहे हैं, आपने बोला। और संदीप जी की वाइफ भाभी, हमारी निधि भाभी ने भी अपने आप को 50% शेयर छोड़ना, सर बहुत बड़ी बिल्कुल। लोग पैसों के लिए ही लड़ रहे हैं। अब जी जैसे रेमंड्स के देख लीजिए, रेमंड मालिक को ने अपनी वाइफ के लिए अपने मदर फादर को छोड़ दिया, है ना। तो आज मैं सच बताऊं सर, हमारे आजकल तो दिन रात हम लोग केसेस ऐसे देखते ही रहते हैं, जी कुछ जी, ना कुछ चल ही रहा है तो उन्होंने अगर निधि भाभी ने अपना 50% शेयर छोड़ दिया मेरे लिए, तो बहुत बड़ी मतलब बात है। आज अगर हम जो भी हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत बड़ा है। सर एक ऑलमोस्ट मैं कहूँगा आपकी 14-15 साल की जर्नी हो गई राइट। हाँ। एज ए एंटरप्रेन्योर। आपने बहुत सारे, आपने 2013 के चैलेंज के बारे में बात किया, Right, जब हाँ। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए। उसके बाद की जो जर्नी रही, राइट, तो आपने कोई ऐसा कोई मेजर चैलेंज फेस किया जिसके बेसिस पे लगा कि यार मतलब ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है, मैं, और फिर उससे निकले और आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया 13 के बाद? 13 की तो हमने मेंशन कर लिया है, बट अभी रिसेंट जैसे कोविड का एक फेज था, हाँ। हमने बहुत सारे चैलेंजेस देखे। राइट, मैं इसमें बिल्कुल अपना बताना चाहूंगा, कोविड में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि कम्युनिकेशन और ऑनलाइन का बिजनेस मतलब बिल्कुल एट पार था। क्योंकि जब जब कुछ बनता तो कम्युनिकेशन से ही लोग जुड़े हुए थे। स्कूल्स भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो उसके लिए मैसेजिंग होना, व्हाट्सअप होना, ईमेल्स होना, तो हमारा बिजनेस कोविड में लॉस में नहीं था। हाँ, एक हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक 2013 के बाद एक हडल समय 2022-23 में आई, कुछ गाइडलाइंस थे गवर्नमेंट के, उसके वजह से आईटी का बिजनेस थोड़ा सा ड्रिप हो रहा था, कम्युनिकेशंस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था, और ड्यू टू कई स्पैम की वजह से भी थोड़ा सा आईटी कम्युनिकेशंस थोड़ा डाउन जा रहा था। लेकिन हमने कुछ स्ट्रेटेजीज बदली सर, लाइक नया मेटा के साथ में वर्कआउट किया, क्योंकि टेक्नोलॉजी व्हाट्सअप का चल रहा था। तो हमने मेटा के साथ में अच्छा एक बीएसपी बन के कुछ काम किया। एक नई टेक्नोलॉजी गूगल की आई सर, आरसीएस, तो हमने उस पर काम किया। तो एडपॉन को हमने अपने आप में मजबूत बना के रखा, नई टेक्नोलॉजी को टाइम टू टाइम अडॉप्ट करके। और उसके बाद लेकिन हमें एक चीज थोड़ा समझ में आया कि बिजनेस को डाइवर्सिफाई भी करना बहुत जरूरी है।
तो हम रियल एस्टेट में 2019 से एक आग चिंगारी योगेश जी ने लगा रखी थी, जो सिर्फ बैंगलोर तक ही सीमित थी। लेकिन मेरा जो 100% फोकस आईटी और बीपीओ में था, तो मुझे संदीप जी की तरफ से था कि आप भी रियल एस्टेट देखो, मैं साउथ देख रहा हूँ, आप नॉर्थ देखो। तो मैंने को लगा उस समय कुछ बिजनेस डाइवर्सिफाइड करना है, तो मैंने पर्सनली इनिशिएट लिया कि हाँ ठीक है, मैं आईटी भी देखता हूँ, बीपीओ भी देखता हूँ, रियल एस्टेट भी करते हैं। फिर हमने इमीडिएट यमुना एक्सप्रेसवे पे अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। और वो टाइम था सर, वो 2022 में जो हर्डल्स था, तब इमीडिएट लेवल पे 3-4 महीने में कर दिया। 2022 के फरवरी में प्रॉब्लम आया था और मई में हमने प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया। और आज का पोजीशन में नॉर्थ में अप्रोक्स 8 से 10 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, और जिसमें मैंने 6 प्रोजेक्ट डिलीवर भी और कर कौन दिए। कौन से एरियाज में आप कर रहे हैं? सर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और उसमें मेरे 4 प्रोजेक्ट है। राजस्थान में मेरे 4 रेजिडेंशियल है, एक अपना इंडस्ट्रियल है, और एक अपना लैंसडाउन में रिजॉर्ट बना रहे हैं हम 5.5 एकड़ में, एक जिम कॉर्बेट में मारचूला में एक रिजॉर्ट बना रहे हैं 3.5 एकड़ में, और एक अयोध्या में प्रोजेक्ट हमने अभी कंप्लीट डिलीवर्ड कर दिया, रामायु के नाम से था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एक बहुत बड़ा एक इंस्पायरिंग जर्नी है काफी। और ये आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि आप इतने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में जी दिख रहे होंगे आपको जी। कि हाँ। अभी रिसेंटली सर गोवा में एक लैंड लिया है, योगेश सर को पता है, जी 20 एकड़ का लैंड लिया है, और प्लानिंग है उसमें एनए प्लॉट्स, फार्म प्लॉट्स, और एक 5 एकड़ का लाइक पंचकर्मा, पंचकर्मा वाला लाइक सेंटर, पंचकर्मा वेलनेस सेंटर का, वेलनेस सेंटर, राइट, वेलनेस सेंटर जी। 5 एकड़ में प्योर वेलनेस सेंटर बन रही है। तो वो प्लान है हमारा, जस्ट अगले 3 से 4 महीने में प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। सर ये जर्नी, जैसे सर ने अभी मेंशन किया था कि 6000 से 200 200 करोड़ की एक जर्नी, और कुछ स्टाफ से आज की डेट में आप 2000 से ज्यादा परिवार आपके साथ में जुड़े हुए हैं, जो Correct. आपके लिए काम कर रहे हैं। ये विजन कितना बड़ा है, और कैसे इसको देख रहे हैं कि आप आने वाले 5-10 सालों में क्या देख रहे हैं कि आप किस तरीके से इसको आप एक्सपेंड करना चाहते हैं? देखिए संदीप जी और हम दोनों जब बैठते हैं, तो हमें पैसे से ज्यादा ये प्यार आता है कि आज इतनी सारी फैमिली है, 2000 लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज ही हमें मोटिवेट करती है। और आने वाले समय में हमारा विजन है सर कि जितने मैक्सिमम लोग जुड़े, लाइक अगर मैं देखता हूँ, अगर बड़ी इंडस्ट्री में रिलायंस परिवार में लाख लोग हैं, टाटा परिवार में भी 1-2 लाख लोग हैं, तो सर हमारा भी विजन यही है कि हम जितने मैक्सिमम लोगों को रोजगार दे सकते हैं रोजगार दें। और पैसे की बात रही तो पैसे तो अपने आप बन जाते हैं, कि आप सिर्फ और सिर्फ आपका विजन होना चाहिए कि हम मैक्सिमाइज अपने आप को करते जाएं, मैक्सिमम लोगों को रोजगार दें, सबको टाइमली सैलरी मिले, सबको टाइम से जो भी हमारा कंपनी का जो भी बेनिफिट्स होता है, इस पर कंप्लेन सब वो, तो एम्प्लॉय जुड़ता है। और हमारा निम्बस में एक विजन होता है, हमारे एम्प्लॉय जैसा हम नहीं रखते हैं, जो परिवार वाला फीलिंग। परिवार वाला फील। हाँ, योगेश सर जुड़े हुए हैं हमारे फैमिली से, तो हम हमेशा अपने हर एम्प्लॉय को एक एज अ फीलिंग्स, मतलब एम्प्लॉय वाले देते हैं। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल है, हम दिवाली में अगर गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जो डायरेक्टर होता है उसके घर भी वही गिफ्ट जाता है, जो हमारे नीचे प्यून होता है उसके घर भी सेम गिफ्ट जाता है, मतलब इक्विवेलेंट सबको ट्रीट किया जाता है। बहुत बढ़िया। ये स्टार्टिंग से ही रोल रहा है यहाँ। जब हम गिफ्ट के जो रीजन की बातचीत चलती है, तो ज़्यादातर बड़ी कंपनीज के अंदर होता है, सेगमेंट बना होता है, इस सैलरी ब्रैकेट वाले को ये देना है या इस हायरार्की लेवल को देना है। मैं निम्बस फैमिली का पार्ट रहा हूँ। निम्बस के अंदर स्टार्टिंग से यही देखा है, जहाँ पे बड़ी कंपनीज जो होती हैं अपना हायरार्की लेवल्स के ऊपर बनाते हैं कि इस हायरार्की लेवल से ये चीज़ें जाएंगी, इस सैलरी ब्रैकेट्स को ये चीज़ें जाएंगी, बट वहाँ पे वो शुरू से यही रीज़न रहा है, एक गिफ्ट चॉइस होगा, वो फिर नीचे प्यून से लेके डायरेक्टर लेवल तक के बंदे को सेम ही उसका मतलब ये था consider संदीप करेगा। जी का कि हम सब इक्विवेलेंट है, काम की कदर है। संदीप जी बोलते हैं अगर प्यून भी अपना 100% दे रहा है, तो भी कंपनी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक जीएम है, जी बीपी है और डायरेक्टर भी सर है। संदीप जी की बातें बहुत कर ली और बहुत ज़्यादा सुना। अब बातचीत करते हैं मनदीप जी की। जी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के अंदर एंजॉयमेंट के लिए, आपने काम तो बहुत सारे करे हैं, पर्सनल लेवल पे एंजॉयमेंट कैसे करता है एक एंटरप्रेन्योर जो इतना बड़ा है, वो किस तरीके के एंजॉयमेंट आपको अच्छे लगते हैं? सर, मुझे इस समय मैं अगर देखूँ तो मेरा मॉर्निंग जैसे 6:30 उठना है, 1 घंटे का जिमिंग करना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अब फिट रहूंगा तो मुझे इतने लोग जुड़े हुए हैं, उनकी भी पालन पोषण होगी, तो मैं 1 घंटे का जिम टाइम पूरा देता हूँ। और खाने पीने में अपना एक अच्छा क्लीन डाइट खाना, एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है, ये मुझे पसंद है। इंटरटेनमेंट में मूवीज मुझे बहुत पसंद है, जितनी नई मूवीज आती है मैं वो देखता हूँ। और मुझे स्पोर्ट्स में आपका बैडमिंटन बहुत फेवरेट पसंद है। एक्टर कौन है सर? फेवरेट एक्टर में बात करूं तो
सबसे अच्छा मुझे तो लगता है शाहरुख खान ही लगता है, एंड एक्टिंग किंग खान। राइट। हाँ। तो सर, अच्छा सर, एक एक चीज और मेरे को इंटरेस्टिंग, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते हैं जी। तो बहुत सारे ना, जैसे आपने बताया कि जब आप छोटे कंपनी में थे, जब लक्ष्मी नगर में आपका छोटा सा सेटअप था, जी। तो कुछ रिश्तेदार बोलते थे कि यार ये तो आलू मालगोदाम गोदाम, आलू मालगोदाम। आलू गोदाम जैसा राइट। ऑफिस है। जी। जी। अब वहां से एक बहुत बड़ा आपने कंपनी, तो क्या रिश्तेदारों के या ऐसे रिलेटिव्स अब के क्या बहुत चेंज सारे आया? चेंज आया, और क्या कॉल आते हैं कि भाई इसकी जॉब लगवा दे, इसको सेटअप ये करवा होता दे? है सर, ये बिल्कुल नेचुरल है। जो हमें नहीं भी जानते हैं हम्म। वो भी हमसे जुड़ के कहते हैं हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे दूर के ये लगते हैं। जो हमें इग्नोर करते थे वो आज हमसे जुड़ना चाहते हैं। और ये 100% है कि बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं कि हाँ, हम जब बीपीओ है रांची में तो रिश्तेदार के फोन आएंगे कि सर XYZ है, हम या हमारे ही बच्चे हैं या हमारा भतीजा है, उनका जॉब लगवा दो। तो हम एक ही चीज बोलते हैं कि आप अपना रिज्यूमे हमें दीजिए, HR को हम दे देते हैं। अगर मेरिट में आएगा तो रिकमेंड होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरिट के ही बच्चे हम रखना वो चाहते बहुत जरूरी है सर ये एक और सिस्टम एक और तभी क्वेश्चन, मेंटेन हो पाएगा। और एक और यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि बहुत सारे परिवारों के अंदर देखा गया है जो भी फैमिली बिजनेस कर रहे होते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह को कम ही लोग जॉब देते हैं, चाहे वो इवन बहुत अच्छा कर भी रहे हो, मैरिज पे भी हो, एजुकेशन वाइज भी बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पे आप ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को या किसी को क्या मैसेज देना चाहोगे? आप क्या फॉलो करते हो कि मतलब आपका रिलेटिव अगर अच्छा क्वालिफाइड है तो आप उसको जॉब पे लेना पसंद करोगे, या आप सोचते हो कि नहीं, रिलेटिव्स को या रिलेशनशिप को बिजनेस के अंदर नहीं लाना चाहिए? और कई बार ये भी रीजन दिया जाता है कि अगर रिलेटिव्स हों तो कई बार हम, जैसे हम, हमारी आदत होती है बिजनेस में है, तो बिजनेस में इंसान कई बार गुस्सा बोल होता देता है। है, गुस्सा हो गया, राइट। किसी बात से नाराज हो गया। लेकिन मैं खुल के उनके साथ एक्शंस नहीं वर्कआउट कर सकते, खुल के उनसे कुछ राइट नहीं काम करवा राइट सकते। राइट बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं इसमें मेरा जो आपके लिए मेरा जो इसमें मानना है कि मेरिट बेसिस पे रखना चाहिए। अगर मैं इसमें लाइव एग्जांपल भी दूंगा, आज मेरे निम्बस एडकॉम में मेरी IT सपोर्ट में जो हेड है वो शालिनी कुमारी है, जो मेरी कजन सिस्टर है। वो बीटेक के बाद जॉब ढूंढ रही थी, मैंने अपॉर्चुनिटी देखा, HR से इंटरव्यू कराया, काफी अच्छा टैलेंट था, पकड़ थी। उसको TCS जैसी कंपनी में भी जॉब मिल सकती थी, लेकिन उसने निम्बस के साथ लिया कि हाँ निम्बस के साथ जाऊंगी। और आज IT हेड है और सी इज गेटिंग 24 लाख पर एनम। तो मुझे लगता है कि मेरिट बेसिस पे हमें रखना चाहिए। रिलेटिव्स अगर है और हम ऐसा सोचते हैं कि एज ए बिजनेसमैन कि यार ये तो हमारे रिलेटिव हमें कुछ नहीं बोले, तो गलत है। मैं संदीप जी हम दोनों, मतलब मैं भी पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि 10 to 6:30 मेरी ऑफिस टाइमिंग है, उस बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे 3-4 रिलेटिव से जो मेरिट बेसिस पे निम्बस में है, जिसमें कुमार सानू एक डायरेक्टर भी है हमारे, सालनी सपोर्टेड है, 1-2 और भी कजन्स हैं। लेकिन मैं सबको पता है 10 से 6:30 के बीच में कोई भाई नहीं चलता है कि सर। इवन संदीप जी मेरे ब्रदर है, वो मुझे मनदीप सर के कॉल करते हैं, और मैं भी संदीप जी को संदीप भाई नहीं कहते, संदीप सर, क्योंकि वो हम एटमॉस्फेयर ऑफिस के अंदर रखते हैं। उससे हमारा चीजें अदर स्टाफ भी ये देख के मेंटेन रहता है कि नहीं यहाँ प्रोफेशनल और बिल्कुल कॉर्पोरेट कल्चर है। अच्छा, एक चीज सर कि आप दोनों भाई डायरेक्टर्स हैं, राइट? जी। जैसे हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि दो डायरेक्टर्स के बीच में, चलिए हमेशा तो मतलब अच्छा नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी बात पे, मान लीजिए संदीप सर को या किसी बात पे आपको लगा कि नहीं नहीं ये तो नहीं सही है, ये गलत तो डिसीजन गलत है, कुछ डिसीजन है, अच्छा नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हैं? राइट, ये 100% बोला, ये होता है क्योंकि अभी भी हर कोई भी दो व्यक्ति की विचार एक जैसा नहीं हो सकता है। संदीप जी का अपना विचार होगा, मेरा अपना विचार होगा। कई बार कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं हम दोनों मिलके लेते हैं, प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अदर डायरेक्टर्स भी हैं, मैनेजमेंट में BP हैं, हम उनके साथ बैठ के भी डिसीजन लेते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस आती है उसमें जो मेजर होता है उसमें हम वो डिसीजन में जाते हैं। अदरवाइज कई बार अगर हम दो को ही डिसीजन लेना है और अगर संदीप जी का मैंने देखा है कि विजन ज्यादा अच्छा है, तो कई बार मैं उनके विजन के साथ चला जाता हूँ। अगर वो मुझे गलत भी मुझे लग रहा है तो मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, और मुझे लेकिन बाद में जब 1 साल के बाद वो चीज देखता हूँ तो हाँ, कि हाँ, वो दैट इज वो ट्रू। ट्रस्ट हो गया क्योंकि कि उनका उनका विजन। एक्सपीरियंस मुझसे कहीं ना कहीं 5 साल 6 साल तो बिजनेस में ज्यादा है। उन्होंने 2005 से स्टार्ट किया और वो स्ट्रगल करते हुए 2011 तक पहुंचे, और मैंने सीधे 2011 में ज्वाइन किया, तब दैट में स्टार्टअप ही था। लेकिन वो 5 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा है, तो उसके अनुभव के बेसिस पे भी मैं उनके साथ चला जाता सर 2011 में जब आप अपना बैंकिंग कैरियर छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन किया, हूँ। जी जी तो कंपनी को आपने ऐसी कैसी ग्रोथ दी कि वो स्काई रॉकेट हो गई? जी।
सर मैं बताऊंगा, जब मैं कंपनी ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि कंपनी में टेक से तो कंपनी स्ट्रांग है, एक सॉफ्टवेयर अच्छे बने हुए, प्रोडक्ट अच्छा है, कोई बग नहीं है। लेकिन मैं देखा सेल्स कंपनी की उतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि किसी भी कंपनी को मुझे लगता है ग्रोथ कराने के लिए सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। और मैंने बैंक में ये रिलेशनशिप ही सीखा था, लोगों से जुड़ना, मिलना, बनाना। तो मैंने सबसे पहले देखा कि कंपनी के पास क्लाइंटेल्स ऐसे हैं, तो मैंने नोटिस किया सब छोटे क्लाइंट्स ज्यादा रिटेल क्लाइंट्स है। तो मुझे लगा बड़ा करने के लिए कुछ बड़े क्लाइंट्स पकड़ना होगा। तो सर उस समय मैंने सबसे पहले हाथ दिमाग लगाया कि इस समय बड़ा क्या है, तो गाड़ी ऑटोमोबाइल सेगमेंट को मैंने पकड़ा। तो सर ऑटोमोबाइल्स में कोई भी ऐसा नाम बड़ा ले लीजिए, वो हमारा क्लाइंट होगा। ठीक है। सेकंड, बीएफएसआई सेगमेंट को भी टारगेट किया मैंने, बैंकिंग फाइनेंशियल्स को, और रिटेल्स में भी ध्यान दिया, और इंटरप्राइजेस क्लाइंट पे भी ध्यान दिया। कुछ गवर्नमेंट के अकाउंट्स भी मैंने, लाइक रेलवेज के अंदर भी कुछ काम किया हमने। अच्छा, तो फोकस पूरा सेल पे था। तो सेल अच्छा होता गया, कुछ अच्छे बंदे हायर किए मैंने, और उनको पर्सनली ट्रेंड किया। और सर वही होता है, जितना आप मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट मिलती है। सेल्स पे पूरा फोकस कर दिया, और सेल्स बढ़ता ही गया। टेक्नोलॉजी थी अच्छी, उसको भी और अच्छा बनाते गए। तो प्रोडक्ट की डिमांड उस समय बहुत अच्छी थी, और कंपनी की ग्रोथ होती चली गई। मैं एक चीज़ तो बिल्कुल समझ गया हूँ कि आप एक ऐसे सेल्स के चैंपियन प्लेयर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए, जिन्होंने जितने आपने टॉप एमएनसीज आपने अपने कंपनी के लिए ऑनबोर्ड किया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें। जी। मनदीप जी की आज तक की सबसे बड़ी जो डील आपने क्रैक की हो, ऐसी कौन सी डील है जिसको इन टर्म्स ऑफ अमाउंट अगर आप बता सके हमारी जी ऑडियंस जी जी को, जी तो कौन सी ऐसी अमाउंट थी जो आपने क्रैक किया और उसको क्रैक करना कितना मुश्किल था? सर सेल्स में अगर बात करूं तो मैंने जो सिंगल डील उठाई थी, और जिसके लिए बहुत मेहनत की थी, मतलब इवन वो डील ऐसे उठी, रात को मुझे 8 बजे फोन आता है, कल हैदराबाद मिलना है। मैं बोला कल सुबह, वो भी कहता है सुबह 8 बजे मिलना है, और रात को 11 बजे फोन आती है सुबह 8 बजे मिलना है। मतलब मैं कैसे पॉसिबल है, मतलब 3 घंटा दिल्ली से हैदराबाद। मैंने इमीडिएट रात को टिकट देखी, कितने बजे, 2-3 बजे की मुझे टिकट मिल गई, मैंने कर ली 3 बजे का। और मैं एकदम इमीडिएट वाइफ को बोला कपड़े पैक कर, मैं चला हैदराबाद। और वो डील मैंने सिंगल डील 2 करोड़ का उठाया था, और अच्छा ह्यूज मार्जिन की डील थी। और क्लाइंट मेरा सर बैकग्राउंड पॉलिटिकल था, एक अच्छी पार्टी के लिए हमने काम किया था। इससे ही तो बढ़िया। मतलब मतलब एक ये दिखा देता है एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी, या आप एक बिजनेस कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हो तो आपको कितना प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 8 बजे बुलाया है राइट, तो उन्होंने उतना वो कई प्रोएक्टिव कई लोगों का होता है आप ऐसा कि मान लीजिए कॉल आया, अब बोला है तो अरे सुबह मैं नहीं आ पाऊंगा, इतनी सुबह कौन और जबकि आएगा? आप श्योर भी नहीं थे कि वो डील क्रैक होगी क्रैक या होगी नहीं नहीं होगी, होगी। राइट। ये तो सर वही बात है, जब अपॉर्चुनिटी मिली है, नॉक है, अगर उस समय अगर अवेल नहीं किया तो वो चली जाएगी। तो सेल्स ऐसे ही है, अगर कस्टमर ने बुलाया है आगे से, क्योंकि उसको मैं लेने के लिए, डील लेने के लिए पिछले 1 महीने से 2 महीने से लगातार उनके पीछे लगा हुआ था, और उन्होंने बस एक बार बोला कि आप आ जाओ, और मुझे अकेले नहीं बुलाया था। उस डील में 3-4 अच्छी बड़ी कंपनी थे, और सिर्फ सामने वाली जो पार्टी थी, मुझे बोला सिर्फ 3 मिनट आपके पास अपना प्रेजेंटेशन दे दो, अगर आप ओके हो तो डील आपकी। और वो 4 कंपनी में वो 3-3 मिनट सबको मिला, वो 3 मिनट मैंने वो बेस्ट अपना दिया था। वो तो बेस्ट नहीं, शायद आज नहीं। कंपनी को इस हाँ। मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। नहीं, आज वो हमारे वाले काम में क्या होता है सर, कि आईटी में एक क्लाइंट अगर एक बार जुड़ता है तो रिकरिंग बिजनेस आती है। तो वो डील 2 CR का जो 1 डील थी, वो रिकरिंग डील है, वो हमेशा, हाँ, हमेशा मल्टीफोल्ड हो आते रहती है चुकी है, काम। राइट। मल्टीफोल्ड हो चुकी है। सर मैं आपके हाथ में देख रहा हूँ, आपने बहुत सारे धागे पहने हैं, अंगूठी पहनी है। क्या बिजनेस में इसका कोई रोल है, या आप स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानते हैं, या ये अंगूठी वगैरह ये कुछ काम करते हैं बिजनेस में? नहीं नहीं, मैं सर देखिए, सबसे जो हम बोलते हैं हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये तो है। लेकिन मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअलिटी होना, आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आप क्या होता है, काम होते हो, डिसीजंस टाइम पे ले पाते हो। अब लाइक मैं, जैसे मैंने ये गुरु जी को मानता हूँ मैं, तो मैं इनके साथ सुबह 1 घंटा बैठ के मेडिटेशन करता हूँ। आप किसी को भी मानिए, कई लोग राधा स्वामी को मानते हैं, कई गुरु जी को मानते हैं, कई लोग नीम करोली बाबा आजकल को मानते हैं, खाटू श्याम बाबा जी को मानते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप 1 घंटा मेडिटेशन किन्हीं के साथ बैठ के करते हो, तो आपकी माइंड में जो डिसीजन लेने का जो कैपेसिटी है बहुत अच्छी होती है। तो हम हार्ड वर्क तो करते ही करते हैं, लेकिन हमारा मेडिटेशन से माइंड अच्छा काम करता है, और डिसीजन हम अच्छा ले पाते हैं, काम रहते हैं, पेशेंस लेने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि सर इसलिए और मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल आप मेंशन करना चाहें जब आपको लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, और आपको लग रहा हो कि नहीं यार मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, और उस टाइम पे जो स्पिरिचुअल एक ऐसी चीज है जो इंसान, जैसे आपने बड़ा अच्छा पॉइंट अब मेंशन गुरु जी किया। का जब हम इस पॉडकास्ट से पहले जब करते हैं, गुरु जी का एक बहुत अच्छा सा आपने
बताया था गुरुजी के साथ आपका कैसे कनेक्शन बना था वो सेम से 2022 में जब एक ड्रॉबैक मैंने आपको इससे पहले भी अपने जिक्र में बताया जब आया था, तो बहुत थोड़ा सा बिजनेसमैन को होता है कि आप एक अच्छा रेवेन्यू लॉस जा रहा है तो थोड़ा सा डिप्रेशन में आते हो कि सेम कहानी से सब 99 से 100 में जाना चाहते हैं, कोई 100 से कोई 50 में नहीं आना चाहेगा। तो वो जो ड्रॉबैक की वजह से मुझे जब गुरुजी के साथ जुड़ा तो एक स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो मोटिवेशन आया पेशेंस रखने का, और दोबारा से बाउंस बैक बंदा तभी कर पाता है, अदरवाइज लोग डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर स्पिरिचुअलिज्म अगर बंदा अगर आध्यात्मिक छोड़ दे, अगर कोई बंदा सोचेगा कि मैं अगर कहीं डाउन हुआ है और दोबारा बाउंस बैक करना है, तो वो बाउंस बैक करने के लिए हार्ड वर्क के साथ आप वो अध्यात्म के साथ ही बढ़ सकते हो, जिसे मोटिवेशन होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, आप हार्ड वर्क करोगे और बार बार आप सोचते रहोगे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं। तो मुझे गुरुजी से एक शब्द है इनका मैं बोलना चाहूंगा, इनका शब्द है कि तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना। तो ये शब्द है पूरा, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, 10 मिनट का है। वो सुनने के बाद लगता है ना कि ये है। अब आज मेरे साथ क्या हो गया, कोई कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो मैं कभी जब टेंशन नहीं लेता हूँ, बोलता है ना गुरुजी आप हो ना, देख लेना मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मैं अपना काम करते रहता हूँ 100% एक्टिव में, और जो प्रॉब्लम आती रहती है ना वो सोल्यूशन हो जाता है। मतलब एक और बात बोलूंगा, कोई भी प्रॉब्लम होता है देखिए, अगर उसको हम चिंता करेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए सॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो तो जब होना है सॉल्व होगा। चिंता ना करके अगर उस पर हम सॉल्यूशंस पे काम करें, चिंतन करें चिंतन करें, राइट सर, तो काम होता है। तो ये गुरुजी ये स्पिरिचुअलिटी की जो बात करते हैं अध्यात्म की, वो हमें चिंतन करने देता है। वो सब कुछ हम उन पे छोड़ देते हैं, तुम देख लेना, मैं फिर वो हम अपने उस पे सॉल्यूशन पे काम करते हैं। अदरवाइज अगर हम स्पिरिचुअलिटी को नहीं माने, गुरुजी को नहीं माने, या जिनको भी आध्यात्मिक को नहीं माने, तो फिर क्या होगा कि हम उस प्रॉब्लम को लोड ले चिंता करते लेंगे रह और जाएंगे। चिंता करते रह जाएंगे और सॉल्यूशन पे काम ही नहीं करेंगे। तो हम इन पे छोड़ देते हैं और हम सॉल्यूशन पे काम करते हैं, और हम पेशेंट लगते हैं कि भाई हो जाएगा। मैं So- प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा छोटा सा। हम्म, रैंसमवेयर आप सबको पता है, हम आईटी में बिल्कुल रैंसमवेयर, बिल्कुल। तो एक बार सर्वर का रैंसमवेयर हमारे में छोटा सा आ गया था। तो लगा कैसे होगा, तो चीजें कस्टमर्स देखे, सबको सर्वर पे ही हमारे आईटी की डिपेंडेंसी चलती है। तो इमीडिएट सब हमने गुरुजी पे छोड़ दिया कि गुरुजी आप देख लेना। और जैसे उन पे छोड़ देते हैं और मैं अपना काम पे सॉल्यूशन पे लग गया, वो मेरा इमीडिएट सॉल्व हो गया। तो ये मैंने देखा है कि आप अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ कुछ काम को करते हो तो रिजल्ट, मतलब भरोसा। टेंशन लेने से अच्छा है कि आप अपने काम को करते रहो और अपने आप चीजें चिंता करने जो से नहीं होगा, हाँ, चिंतन करने से चिंतन होगा। करने से होगा। और सर बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है। इस पॉडकास्ट को मैं जरूर बोलूँगा सबसे कि इस पॉडकास्ट का आप कोई भी सेकंड मिस नहीं कर सकते। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको इसके अंदर एक आंसर मिलेगा, कैसे जॉब से रिस्क छोड़ के एक 200 करोड़ की कंपनी को बनाया है। मेरे बार बार इस चीज के अंदर है रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट पैरामीटर काम करती है। खासकर जब दो भाई मिलके, आज यहाँ पे लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, दो भाइयों ने मिलके कैसे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस के साथ काम करा, जिसके अंदर फीमेल्स जो रहे उन्होंने अपना कॉन्फिडेंटली सपोर्ट किया है। स्पिरिचुअलिटी का खासकर ध्यान रखा है कि हाँ स्पिरिचुअल भी होना जरूरी है। एक एक पैरामीटर आपको इस पॉडकास्ट के अंदर देखने को मिलेगा, और अ, मेरे को नहीं लगता ये पॉडकास्ट आपको किसी भी क्षण छोड़ने का मौका देगा। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा एक लेसन है जो लोग लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं, कि अगर आपने एक और आपने इस पॉडकास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग, आपने राइट टाइम पे भाई का साथ दिया। Right. राइट टाइम पे जब आपको लगा कि लाइफ में आपने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया यहाँ पे पॉडकास्ट में, कि जब लगा कि नहीं यार कि कुछ बड़ा चीज होने वाला लाइफ में, जो तो गुरुजी के भरोसे। लेकिन आपने एक चीज और इसमें मेंशन किया कि गुरुजी के भरोसे छोड़ा, लेकिन साथ में आप लोग उस पे लगे भी लगे रहे, रहे, काम वर्क भी करते रहे, करते हाँ। रहे। तो सिर्फ हमने मतलब जो डेस्टिनी, चिंता के लिए जो समय था वो नहीं, वो खत्म कर दिया हमने, उन हाँ, पे छोड़ दिया। चिंता उन पे Solve छोड़ it, दिया चिंता उन पे छोड़ दिया और और अपने अपना, सोल्यूशन पे काम हाँ, करते लाइक रहे। चिंतन, सर ने बोला चिंता जी। छोड़ के चिंतन करो। तो वो रियल में प्रैक्टिकल है, जब आपके पीछे कोई है, लगता है कि है, वो है, कर लेगा, तो हम सॉल्यूशंस पे काम करते हैं। और और अगर जो बंदा अगर अध्यात्म पे नहीं होगा, वो चिंता ही करता रह जाएगा, कैसे करूं, अब तो मेरा खत्म हो गया, और वो बहुत हाई लेवल पे डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अध्यात्म से सबको जुड़ के ही काम करना और चाहिए। दो भाई मिलके कैसे एक एम्पायर खड़ा कर एम्पायर सकते खड़ा कर सकते हैं, हैं। ये पॉडकास्ट आज सभी लोगों के आज लिए है। अगर
आपके रिलेशनशिप अपनी भाई से खराब हैं या कुछ है, उनको स्ट्रांग करो, क्योंकि फैमिली से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी चीज़ में नहीं होती। अगर फैमिली के अंदर एक स्ट्रेंथ मिल जाएगी, तो वो जो बिज़नेस के अंदर मैसिव जो टर्नअप सबसे लेके आ एक अच्छा सकते हैं। पार्टनर भाई हो सकता है, वो बाहर का बंदा नहीं एक हो बार सकता, नहीं हो बिल्कुल सकता। नहीं हो सकता। हाँ, तो ये करना चाहिए। जी, जी। हाँ, 2 थैंक यू भाइयों सो को। मच मच सर, सर, आपने नया वैल्यू ऐड किया। वैल्यू ऐड Right. किया। और ये जो पॉडकास्ट है डेफिनेटली बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पे हैं, उनके लिए बहुत वैल्यूएबल एडिशन होगा। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर फॉर थैंक यू। कमिंग। थैंक यू योगेश जी, थैंक यू प्रनव थैंक जी। यू सर।